करण ने पहला पोस्टर देखा। उसने उसमें मौजूदा व्यक्ति को पहचान लिया। यह उन डाकुओं में से एक था जिसे उसने मार डाला था। उसके पास लापता लोगों के पोस्टर क्यों थे? क्या उन्हें डाकू नहीं होना चाहिए था? अधिकारी ने देखा कि करण ने कई सेकंड में कुछ भी नहीं कहा था। अधिकारी ने बताया, स्थानीय डाकुओं को मुख्य रूप से भिखारी और विद्रोही बच्चों से उनकी भर्ती मिलती है, जो लोग सत्ता की राह पर कदम रख चुके हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। यही वजह है कि उनमें से बहुतों को डाकू बनने की जरूरत नहीं है। बेशक अभी भी कुछ लोग हैं जो आजादी की जीवन शैली का आनंद लेते हैं और जो चाहे करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश समाज द्वारा शिकार किए जाने से निपटना नहीं चाहते हैं। हालांकि सामान्य लोगों को अक्सर कई कारणों से धन की आवश्यकता होती है। कुछ को अपने परिवार को देखभाल करने के लिए आवश्यकता होती है, कुछ को अपने दोस्तों की देखभाल करने के लिए आवश्यकता होती है, कुछ खुद को जीवित रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अन्य लोगों को पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन वे अपने परिवार के लिए दुकान, खेत या जो भी हो बढ़ाने के लिए अलावा और कुछ और करना चाहते हैं। उनमें से कुछ केवल रोमांच चाहते हैं। हालांकि वे सभी फिर से पैसे और शांति की समस्या में पड़ जाएंगे। जब आपके पास शक्ति है तो पैसा कमाना आसान है। जब आपके पास शक्ति नहीं है तो पैसा कमाना मुश्किल है। हालांकि पैसा कमाने के लिए आपको या तो किसी विशिष्ट क्षेत्र या शक्ति में खुद होना होगा और शक्तिशाली बनने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होनी होगी। आपको दवा, ट्यूशन, उपकरण, पूरक की आवश्यकता है। ज्यादातर लोग अपनी अलग स्थिति के कारण सत्ता की राह पर कदम नहीं रख पाते। यही वह जगह है जहाँ डाकू खेल में आते हैं। वे इस परेशान व्यक्तियों का पता लगाते हैं और उन्हें साधनों से लुभाते हैं। इसी तरह से उन्हें अपने रंगरूट मिलते हैं। बेशक डाकू सीधे तौर पर उन्हें शक्तिशाली बनने के लिए साधन नहीं सौंप रहे हैं। वे जो करते हैं वह उन्हें बड़ा पैसा बनाने का अवसर देना है, जो बदले में उन्हें सत्ता तक अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति देगा। लगभग सभी रंगरूट चूहों की छापेदारी से शुरू करते हैं। ऐसा तब होता है जब सामान्य लोगों का एक समूह किसी मूल्यवान चीज पर हमला करता है और इन संभावना पर भरोसा करता है कि इन चीजों के मालिक के पास नियत्ते सामान्य मनुष्यों के एक समूह को मारने का दृढ़ विश्वास नहीं है। इस छापों को चूहा कहा जाता है, क्योंकि चूहों की तरह समूह बिना सोचे समझे धन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। वे जानते हैं कि उनमें से कुछ मारे जाएंगे और वे निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे, लेकिन वे इस संभावना पर दाव लगा रहे हैं कि वे जीत जाएंगे। वे लोग न हो तो मारे जाएंगे। वे कीमती सामान लूटने के बाद नए रंगरूट उन्हें डाकुओं को देंगे, जो बदले में रंगरूट को परीक्षा और अधिक शक्तिशाली बनने के बारे में सिखाएंगे। योगदान के लिए पूरक और दवा का व्यापार करने के लिए भी तैयार है। अधिकारी आगे की ओर झुका और उसने अपनी दाहिनी उंगली को पोस्ट पर रख दिया। इन लापता लोगों में से अधिकांश को डाकुओं के लिए भर्ती किया जाना चाहिए। उसने करण की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। डाकुओं ने उन्हें अपना पुराना जीवन छोड़ने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनकी गुफा और स्थानों को ढूंढ लेगा। वे इनमें से किसी भी रंगरूट को अपने प्रियजनों के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्हें केवल तभी लौटने की अनुमति है जब उन्होंने खुद को साबित कर दिया हो। उनमें से अधिकांश कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। अधिकारी फिर से पीछे झुक गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी पहचान करें। उनमें से कुछ वास्तव में लापता है और उनमें से कुछ रंगरूट में है। मैंने जो सुना है उनके अनुसार उनमें से कुछ पहले ही आपके हाथों मर चुके हैं, और यह ठीक है। डाकुओं को मारना एक अच्छा काम है, भले ही वे निहत्थे हो। डाकुओं के रंगरूटों को मारना पेस्ट कैस्ट की संतानों को मारने जैसा है। हो सकता है कि वे अधिक खतरा न हो, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से खतरा बन जाएंगे। तो कृपया मुझे बताएं, आप किसे पहचानते हैं? अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त करते हुए कहा। अधिकारी की बातें करण के दिमाग में घुस गई। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन करण हर बात से सहमत नहीं था। करण इस बात से सहमत नहीं था कि किसी को सत्ता तक अपनी यात्रा शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता है। करण के पास पैसे नहीं थे। बेशक उसने भगवान से कुछ चीजें मिली थी, लेकिन मूल्यवान चीजें केवल उसका हथियार था। यदि अन्य मनुष्य बिना पैसे के शक्तिशाली बनना चाहते तो उन्हें बस कुछ लकड़ी और कुछ पत्थर मिल सकते हैं। इससे वे आसानी से कुछ भाले बना सकते हैं, जिसका उपयोग वे सुअर या भेड़िए जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए कर सकते हैं। इन लाशों से वे कुछ बुनियादी उत्तरजीवित गियर, कपड़े और शायद एक हथियार भी खरीद सकते हैं। इससे भी अधिक उन्हें शुरुआत में पूरक या दवा की आवश्यकता नहीं होगी। पृथ्वी फल हाथी के फलों की खोज करने से पहले ही करण काफी शक्तिशाली हो गया था। ध्यान परीक्षण, ध्यान परीक्षण, ध्यान। कुछ हफ्तों के बाद लोग सबसे कमजोर जानवर मुकाबला करने के लिए पहले से ही काफी मजबूत हो जाएंगे। इससे भी अधिक वे बाघ और भालू जैसे अधिक शक्तिशाली जानवरों को भी
शिकार कर सकते हैं। अधिकारी ने करण को डाकुओं के काम करने के तरीके को समझाने के लिए यह शब्द कहे थे। वह उन्हें उससे दो बातें कहना चाहती थी। सबसे पहले उसे उसे उन्हें मारने के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। दूसरा, वे अभी भी मनुष्य थे और उनके पास अभी भी परिवार थे। उनके पास डाकू बनने के अपने कारण थे। हालांकि अधिकारी ने केवल पहला काम पूरा किया। करण ने सत्ता का एक आसान विकल्प देखा था और जो नैतिक रूप से कम अर्थ था। इन लोगों को वह रास्ता चुनने का अवसर मिला, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। साहसियों ने और शिकार तथा युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय उन्होंने अपनी किस्मत पर जुआ खेलने का फैसला किया। उस रास्ते पर कम मेहनत की जरूरत थी और व्यक्ति के साहसी या आत्मविश्वास होने की जरूरत नहीं थी। जब करण ने शुरुआत में लापता पोस्टर देखे थे तो उन्हें आशंका थी कि डाकुओं ने इन लोगों का अपहरण कर और उन्हें चूहे मारने के लिए मजबूर किया। पिछली रात करण को यह भी एक बड़ा पछतावा था। हालांकि यह पता चला कि इन डाकुओं ने ये काम स्वेच्छा से किया था। यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता तो करण उन्हें समझ सकता था। फिर भी उनके पास एक और विकल्प था। उन्होंने इसे चुना ही नहीं। उसके कारण करण का दबा हुआ अपराध बोध काफी हद तक कम हो गया था। अधिकारी ने देखा कि करण को आराम लग रहा है और उन्हें एक शांत आह दी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बातें असर कर रही है। करण ने पहले लापता पोस्ट को देखा और उसे एक तरफ रख दिया। मर गया, उन्होंने कहा। करण ने जो कहा था उसे लिखने के लिए अधिकारी ने एक कलम और कागज का टुकड़ा निकाला। उसने क्या किया? आपने कैसे व्यवहार किया? उसने पूछा। उसने कुछ अन्य लोगों के साथ मेरी गाड़ी का पिंजरा तोड़ दिया। वह उन लोगों में से एक था जो मेरी आइस लकड़ी के साथ दौड़ता था और मैंने उसके धड़ को तिरछे दो हिस्सों में काटकर उसे मार डाला। कर्ण ने भावहीन होकर कहा। अधिकारी ने सिर हिलाया। वह सही विकल्प था, भले ही वह पहले से ही दौड़ रहा हो। भाग्य दूसरों को वही काम दोबारा करने से रोकेगा। कर्ण ने अगले पोस्ट को देखा। उसे नहीं जानता, उसने दूसरी तरफ रखते हुए कहा। उसे नहीं जानता डाकू, लेकिन वह भाग गया। क्या हुआ? अधिकारी ने पूछा। कर्ण ने कहा, मेरे पहले या दूसरे डाकू को मारने के बाद वह भाग गया। वह मेरी बर्फ की लकड़ी को चुराने से पहले ही भाग गया था। यही कारण है कि मैंने उसे छोड़ दिया। अधिकारी ने सिर हिलाया और मुस्कुराहट छिपा ली। अधिकारी, वह इतना निर्दयी नहीं है, उसने सोचा। कर्ण ने लगभग 100 लापता पोस्टर को देखा और जब भी वह एक किसी ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसे वह पहचानता था तो उसने उसके साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। अंत में आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका था और अधिकारी ने लापता पोस्टर को अलग अलग ढेरों में रख दिया। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, उसने कहा। करण ने सिर हिलाया। क्या यह सब था? उसने पूछा। अधिकारी ने चेहरे पर विरोधाभासी उभर आए। पूरी तरह से नहीं, उसने कहा। आपको और क्या चाहिए? करण ने पूछा। ठीक है, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। आपने पहले मेरी मदद करने की कोशिश की थी और आपने इस लापता पोस्टरों के मामले में भी मेरी बहुत मदद की है, तो मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। एक पल के लिए करण को अधिकारी की मत्सर पर संदेह हो गया। वह उस पर यह संदेह नहीं कर रहा था कि वह उसे चोट पहुंचाना चाहती है या बल्कि उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। करण पृथ्वी पर अपने जीवन में कुछ महिलाओं के साथ रहा था और वह रोमांस के लिए अजनबी नहीं था। कर्ण ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसे कोई शर्म या नहीं दिखी। उसकी मुर्दा सीधी थी और उसने कोई गवाड़ वाला व्यवहार नहीं दिखाया था। कर्ण को एहसास हुआ कि वह उसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी स्थिति के कारण इस शब्दों से झिझक रही है। वह शायद कुछ ऐसा करने जा रही थी जो उसकी स्थिति में किसी के लिए सामान्य नहीं था। मैं सुन रहा हूँ, कर्ण ने कहा। आप वॉरियर अकेडमी में प्रवेश के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए अपनी बर्फ की लकड़ी बेचना चाहते हैं, है ना? अधिकारी ने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। यही मेरा इरादा है। आप वार्षिक परीक्षा के लिए इंतजार नहीं करना चाहते हैं ना? सही है। क्या आप जानते हैं कि आपको परीक्षा के लिए 500 रुपए की आवश्यकता है? मुझे पता है, मैंने जो सुना है। मेरे पास जो बर्फ की लकड़ी है वह पर्याप्त होनी चाहिए। अधिकारी ने सिर हिलाया। यह पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन एक मुद्दा है। जो है? कर्ण ने सामान्य रूप से पूछा। आप वस्तु विनिमय और बातचीत में कितने अच्छे हैं? उसने पूछा। इससे कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। कर्ण ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी विनिमय नहीं किया। उसे वस्तु विनिमय की आवश्यकता क्यों होगी? वस्तु पर सामान्य दुकानों में सभी कीमतें मानकीकृत थी। वस्तु विनिमय केवल टीवी और गिरवी की दुकानों पर ही मौजूद था। अधिकारी ने सिर हिलाया। यही तो मुद्दा है, उसने कहा। अब वॉरियर पैराडाइज में अपनी बर्फ की लकड़ी बेचने की योजना बना रहे हैं। हालांकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी अधिक बर्फ की लकड़ी नहीं खरीदेगा। इसके अतिरिक्त
बहुत कम सामान्य नागरिक कच्चे साधनों में भी रुचि रखते हैं। इसका मतलब है कि आपको इसे थोक व्यापारी को बेचना होगा, और व्यापारी बहुत चतुर होते हैं। अगर मुझे पहले से ही संदेह था कि आप वस्तु विनिमय में अच्छे नहीं है, तो व्यापारी को एक नजर से इसका एहसास हो जाएगा। इससे भी अधिक, व्यापारी मूर्ख नहीं है। उसने एहसास होगा कि आप निश्चित रूप से एक व्यापारी नहीं है, बल्कि एक महत्वाकांक्षी योद्धा है जो पैसा कमाना चाहता है। व्यापारियों को जल्द ही एहसास होगा कि यही एकमात्र कारण है कि आप जैसा व्यक्ति इतनी दूर तक यात्रा करेगा। योद्धा की एकेडमी में प्रवेश के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना भारी बोझ था। वे जानते हैं कि आपको केवल 5 सोने की जरूरत है, इसलिए वे ऐसे व्यवहार करेगी जैसे आपका भार 6 सोने से के बराबर है। उदारता पूर्वक आपको बताएगी कि वे आपको 7 सोने देने के तैयार है। अधिकारी की बातें सुनी और उसे कुछ एहसास हुआ। वह उस व्यापार को स्वीकार कर लेता। अधिकारी ने उसे जरूरत से ज्यादा सोना मिल गया होगा। इसके अतिरिक्त वह हर चीज पे शोध करने और कई व्यापारियों के साथ बातचीत करने की जहमत नहीं उठा सकता है। कर्ण को व्यापारी नहीं बनना था। जहाँ तक वह जानता था, यह एकमात्र अवसर होगा जब वह ऐसा कुछ करेगा। जितनी जल्दी वह इन चीज से निपट लेगा, उतना बेहतर होगा। तो ठोक के हिसाब से मेरी आइस लकड़ी का मूल्य 7 सोने से भी अधिक है, कर्ण ने पूछा। अधिकारी ने सिर हिलाया। हाँ, कितना? करण ने पूछा। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है उसके अनुसार इतनी बड़ी आइस लकड़ी 7 सोना बहुत कम होगा। करण ने सोचते हुए अपनी ठंडी खुजलाते हुए कहा। अधिकारी ने कहा, अब आइस में आपको क्या देना चाहती हूँ? करण ने अधिकारी की ओर दिलचस्पी से देखा। हमने आपकी पुष्टि भूमि का निरीक्षण किया है और पुष्टि की है कि आपकी आइस लकड़ी एक नैतिक स्रोत से आती है। इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन मन मूर्ति भयानक गति से आइस लकड़ी से माध्यम से जलता है। यदि कारण है कि हमेशा छाया गांव की आइस लकड़ी एकाधिकार कर लिया है, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। मन मूर्ति से जादूगरों को और भी अधिक बर्फ की लकड़ी की आवश्यकता है, और वे इसे आसपास के शहरों से खरीद रहे हैं। हालांकि इन शहरों में कीमती छाया गांव से हमें मिलने वाले शिपमेंट की तुलना से बहुत अधिक है। मन मूर्ति में कभी भी पर्याप्त बर्फ की लकड़ी नहीं हो सकती। इन बिंदु पर अधिकारी के कागज का एक नया टुकड़ा निकला। किनारों पर कुछ फैंसी डिजाइन थे। फिर अधिकारी ने सोचा समझकर कुछ बातें लिखी। जब उसने करण द्वारा पहले और अब की कही गई बातों पर ध्यान दिया, तो उसने जिस तरह से लिखा था वह बहुत अलग था। लगभग 1 मिनट के बाद उसने लिखना समाप्त किया और एक मोमबत्ती निकाली, जिसे उसने तुरंत जला दिया। थोड़ी देर बाद उसने मोमबत्ती से पिघले हुए मोए कागज के नीचे दाईं ओर रखा और उसे मोहर लगा दी। आखिरकार उसने कागज करण की ओर बढ़ा दिया। अधिकारी ने कहा, यह आपकी आइस लकड़ी की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र है। मन मूर्ति में जाए और इसे गार्डों को दिखाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। करण ने पेपर पढ़ा। मूल रूप से कहा था कि करण को बर्फ की लकड़ी कैसे मिली, लेकिन यह भी कहा गया कि वह छाया गांव से आने वाला सामान्य व्यापारियों में से एक नहीं था। अधिकारी ने तौर पर, हम यहाँ सीधे छाया गांव के से केवल अधिकारी शिपमेंट स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं। हालांकि चूंकि आपकी पृष्ठभूमि की जांच की गई है, आइस लकड़ी को सीधी स्वीकार न करने का हमारा कारण समझ में आ गया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह कितना सरल है। हालांकि यह अभी भी अधिकारी नहीं है कि आप इसे सीधे जादूगर को बेच सकते हैं, इसलिए अभी भी कुछ अनिश्चितता है। कर्ण ने कुछ देर तक कागज को देखा और फिर अधिकारी की ओर देखा। बातचीत में आपने इतनी जल्दी मेरी पृष्ठभूमि की जांच कैसे कर ली? उसने पूछा। अधिकारी ने बताया, प्रत्येक शहर को आधिकारिक तौर पर एक शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संचार क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। हमने सैंड जंगल से संपर्क करने के लिए कुछ मन खर्च किया, जिसने फिर छाया गांव में एक जांचकर्ता को भेजा। उन्होंने हमें जानकारी भेजी और इस तरह हमने आपकी पृष्ठभूमि की जांच की। कर्ण को सैंड जंगल की अपनी यात्रा याद आई। इसमें उसे कुछ घंटे लगे थे, लेकिन वह भारी गाड़ी को खींचते समय लगा। एक योद्धा शायद इतनी दूरी 1.25 घंटे में ही तय कर सकता है। करण ने सिर हिलाया और अपना अगला पक्ष पूछा। क्या जादूगर मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे? उसने पूछा। घोटाला शब्द पर अधिकारी की नाक में दम हो गया है। वे असली जादूगर है, बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सोने का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। वे केवल इस महत्वहीन और परेशान करने वाली चीजों को जितना जल्दी हो सके और सीधे तौर पर खतरा खत्म करना चाहते हैं। कर्ण ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
अधिकारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कोई कोई बात नहीं, आपने मेरी मदद की है और मैंने आपकी मदद की है। इसके अलावा मुझे अपने भविष्य के जूनियर जूनियर से भी किसी एक मदद किया करने की कोई समस्या नहीं दिख रही। जूनियर? करण ने पूछा, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था। क्या आप योद्धा अकेडमी का हिस्सा हो? उसने हाँ में सर हिलाया। फिलहाल मैं बाद के वर्षों में हूँ। फिलहाल मैं एक अधिकारी के रूप में अपने भविष्य के लिए व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। करण ने 2 बार पलकें झपकाई। क्या आप पहले से ही एक अधिकारी नहीं है? उसने पूछा। या नहीं, उन्होंने कहा। मैं सिर्फ किसी योद्धा से शहर में एक अधिकारी नहीं चाहती हूँ। नहीं, मैं एक अधिकारी के रूप में राम आधिकारिक सेवा में शामिल होना चाहती हूँ। राम की छवि कर्ण के दिमाग में घुस गई। ओह, यह अच्छा लगता है, करण ने कहा। उन दोनों के बीच कुछ मिनटों तक बातचीत हुई। अब अधिकारी कामकाज खत्म हो चुका था। हालांकि बातचीत बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब उसने देखा कि करण ज्यादा ज्यादा बात नहीं कर रहा है, उसने उसने मान लिया कि उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह काम पर वापस चली गई। एक तरह से वैसे ही थी। करण ने देखा था कि वह संसारिक चीजों में अधिक से अधिक उदासी हो गया था और वह उस विषय विषय के लिए नकली उत्साह की ऊर्जा नहीं जुटा सका जिसमें उसकी रुचि नहीं थी। इसके लिए उन्होंने बिना कोई पक्ष जोड़े मुख्य रूप से बहुत ही संप्रक्त उत्तर दिया, जिससे बातचीत का प्रवाह थोड़ा अस्थिर हो गया। अधिकारी ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी हम वॉरियर एकेडमी में एक दूसरे को फिर से देखेंगे। कर्ण ने फिर से विनम्रता मुस्कान दी। हम करेंगे, मैं आपसे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और अलग हो गए। जब कर्ण इमारत से बाहर निकला तो उसने अपनी गाड़ी उसी स्थान पर देखा जहां उसने उसे छोड़ा था। कुछ भी गायब नहीं था। आइस मैना भी पहले की तरह तीव्र महसूस हुई। गार्डों से गुजरने के बाद कंत ने अपनी गाड़ी के साथ चला गया। मन मूर्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि यह बहुत विशाल था। कुछ मिनटों के बाद करण ने मन मूर्ति के दीवार में एक गेट देखा। प्रवेश द्वार पर मौजूद 2 गार्ड ने करण को देखा और उनमें से एक शांति से चला गया। जब करण को गार्ड के आने का एहसास हुआ तो उसे खतरे का आभास सक्रिय हो गया। यह रक्षक अधिकारी से भी अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में इस गार्ड ने कर्ण को उन लोगों की याद दिला दी थी जिन्होंने राम के बगीचे की रक्षा की थी। फिर भी इस गार्ड ने कोई फैंसी कवच नहीं पहना था, जिसका मतलब था कि वह केवल एक सामान्य सैनिक था। इसका मतलब यह था कि गार्ड संभव राम की वास्तविक सेना का एक सैनिक था। गार्ड ने टिप्पणी की, हमें इतनी जल्दी आइस लकड़ी डिलीवरी की उम्मीद नहीं थी। मैं छाया गांव का अधिकारी व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक दस्तावेज है जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब होना चाहिए। करण ने अधिकारी द्वारा दिया गया दस्तावेज सौंपते हुए कहा। गार्ड ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन दस्तावेज लिया और उसे पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद उसने किनारे की ओर देखा और सोच में अपनी ठंडी खुजाली।